कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से आपने लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट ज़रूर सुना होगा, और ये कंप्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम है ये एक कंप्रेशर को एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। हम जानेंगे लोडिंग अनलोडिंग के बारे में, और जो कंप्रेशर के अंदर ये स्टेप्स कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम लगा जो होता है ये वर्क किस तरीके से करता है, किस तरीके से कंप्रेशर रेफ्रिजरेंट की कंप्रेशन कैपेसिटी को कम ज़्यादा करके एनर्जी एफिशिएंट बनता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं RC2 सीरीज स्क्रू कंप्रेशर। एक ये टेक्निकल मैनुअल PDF है हैंडबेल का। कंप्रेशन साइकिल होती क्या है, तो रेफ्रिजरेंट जब स्क्रू कंप्रेशर में रन करता है तो जो स्क्रूज होते हैं या इस तरीके के आपको रोटर्स देखने को मिलते हैं। ये रोटर्स हैं फीमेल और मेल रोटर, और इन्हीं के बीच इंटरलूप में आपकी रेफ्रिजरेंट रन करती है और उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सक्शन एंड सीलिंग स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का। अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। अब वो कैसे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करके। तो सक्शन एंड सीलिंग, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, ये पॉइंट में रेफ्रिजरेंट आ चुकी है और अंत में यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इन स्क्रू हेलिकल्स के बीच में वो रेफ्रिजरेंट घूमती है और उसका प्रेशर बढ़ता है। इनके बीच में बहुत कम गैप होता है। सो ये थी कंप्रेशन साइकिल। अब जानते हैं कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होनी ज़रूरी है। तो इसमें हम जो समझेंगे वो समझेंगे 3 स्टेप या 4 स्टेप कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम स्टेपलेस कैपेसिटी कंट्रोल कहते हैं। ये रेफ्रिजरेंट की कंप्रेशन परसेंटेज होती है, उसको अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है सैनोलॉइड वॉल्व्स के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं मार्क कर देता हूँ जिससे कि और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। जब कभी भी कंप्रेशन वॉल्यूम बढ़ेगा रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर चैम्बर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, रेफ्रिजरेंट का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। जो रेफ्रिजरेंट है उस गैस का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसके इंक्रीज होने से रेफ्रिजरेंट की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बढ़ती हुई हमको देखने को मिलने वाली है। अब ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा एक और नीचे ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके बता देता हूँ, उसके बाद ये सब चीज़ें समझेंगे एक एक करके। तो जो कंप्रेशर होता है वहाँ पर रेफ्रिजरेंट इंटर और एग्जिट किस तरीके से करता है ये तो आपको पता है। कंप्रेशर में जहाँ से रेफ्रिजरेंट इंटर करता है वो सक्शन साइड होती है, और जहाँ एग्जिट करता है वो डिस्चार्ज साइड होती है। तो यहाँ पर ये पोर्ट आपका सक्शन वाला है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा। ये इतना कंप्रेशन चैम्बर है, ये सक्शन वाला साइड है, और ये डिस्चार्ज साइड है। 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए। ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही ये सब चीज़ें वर्क करती है। जो स्टेप कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम है वो यहाँ पर वर्क करेगा। आगे चल के दिखाऊंगा किस तरीके से। तो मैंने जैसे बताया ये सक्शन साइड है, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट इंटर करता है इस तरीके से सक्शन साइड से होते हुआ कंप्रेशर चैम्बर में। उसके बाद ये डिस्चार्ज साइड से इस तरीके से होते हुए बाहर निकलता है। अब यहाँ पर गैस घूमी क्यों है वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका एक सेपरेटर लगा हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कंप्रेशर के अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा बारीक पार्ट्स होते हैं या जिनके बीच में बहुत कम गैप होता है, उनके बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे कि रोटर हेलिकल्स हैं, जब रेफ्रिजरेंट उसके बीच से गुजरती है तो उसमें रगड़ या वियर एंड टियर का जो चांसेस है उसको कम करने के लिए या उसको एक कूलेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेपरेटर ऑयल को अलग कर देगा डिस्चार्ज पोर्ट से एग्जिट होने से पहले। अगर ऑयल भी कंप्रेशर से बाहर चले जाएगा और तो ऑयल के कम होने से क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से हर पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा जहाँ पर फ्रिक्शन को कम करना है। तो इसलिए सेपरेटर का इस्तेमाल करके ऑयल को वापस से संप में गिरा दिया जाता है। कि ये है आपका मोटर, सक्शन साइड पे आपकी मोटर लगी रहती है जो कि इस रोटर के थ्रू इस हेलिकल को घुमाएगी। तो यहाँ पर ये घूमेगा, ये सक्शन साइड का बेरिंग है, ये डिस्चार्ज साइड का बेरिंग है। नीचे ऑयल है, ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑयल फिल्टर है। और यहाँ पर जो छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स आपको देखने को मिल रही है, इसी के थ्रू लोडिंग अनलोडिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि इससे ऑयल होता हुआ इस चैम्बर में जाता है। ये वाले पोर्शन को आप देखिए गौर से, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको इसको अलग से जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है वो पोर्शन, तो वो कैपिलरी ट्यूब्स यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। वो कैपिलरी ट्यूब्स ये हैं और ये हैं।
इन कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर रन करता है ऑयल। ऑयल के रन करने से क्या होता है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो वापस से आते हैं वहीं पर इस पार्ट पे, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पर देखिए इतने पार्ट को, ये है स्लाइडिंग वाल्व और ये कनेक्ट है इस पिस्टन और स्प्रिंग के थ्रू। अब इसके बैक साइड में आपको इतने पोर्शन में ऑयल देखने को मिलता है। अब ये वो ऑयल का जो प्रेशर है, अगर इस स्प्रिंग से, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी है, इससे ज़्यादा होता है तो ये इस स्लाइड वाल्व को इस डायरेक्शन में पुश करती है। अगर ऑयल का प्रेशर कम है, स्प्रिंग का प्रेशर ज़्यादा है, तो स्लाइडिंग वाल्व इस साइड को पुश होता है। ओके, अगर प्रेशर ऑयल का ज़्यादा है तो इस साइड को स्लाइडिंग वाल्व पुश होगा। ऑयल का प्रेशर कम है, स्प्रिंग का प्रेशर ज़्यादा है, तो स्लाइडिंग वाल्व इस साइड को पुश होगा। अब इससे क्या होगा, तो स्लाइडिंग वाल्व के आगे पीछे होने से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो पोजीशन है इतने में ये मूव करता है आगे पीछे। इसके आगे पीछे मूव होने से रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी है वो कंप्रेसर चैम्बर के अंदर इंटर करती है, एग्जिट करती है। ओके, यानी कि जो क्वांटिटी है वो कितनी अंदर रहेगी और कुछ बाईपास कर दी जाती है सक्शन साइड में, जिससे क्या होता है, कंप्रेसर चैम्बर के अंदर रेफ्रिजरेंट की जो कंप्रेसर क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, परसेंटेज है, वो कम ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर को कितनी ज़रूरत है, या जो टारगेट अचीव करना है उस कंडीशन में हमें रेफ्रिजरेंट की कितनी ज़रूरत है। इसलिए ये सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं इसके अंदर। यहाँ से ऑयल होता हुआ जाता है इस साइड पे, तो सैनलॉर्ड वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है और बाईपास किया जाता है कुछ ऑयल। और वो बाईपास क्यों करा जाता है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये स्लाइडिंग वाल्व का इतना बड़ा चैम्बर है, ऑयल की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी स्प्रिंग का प्रेशर उतना कम होगा, और स्प्रिंग क्या करेगा, जो ऑयल है वो स्प्रिंग को आगे की तरफ धकेलेगा, स्लाइडिंग वाल्व आगे जाएगा। अब अगर हमें अनलोड करना है कंप्रेसर को, अनलोड कंडीशन में क्या होगा, ऑयल का प्रेशर कम होगा। अब ऑयल का प्रेशर कम करने के लिए या क्वांटिटी कम करने के लिए इसको इन कैपिलरी ट्यूब्स के थ्रू बाईपास किया जाता है। तो जब ऑयल बाईपास हो जाता है तो ये अनलोड कंडीशन में आता है। तो जो सीक्वेंस है कंप्रेसर का सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं, किसी में आपको देखने को मिलेगा कि वो जो मिनिमम कंडीशन होती है वो 25% हो सकती है, किसी में 33% होती है, फिर उसके बाद 50% पे जाता है कंप्रेसर का लोड, फिर जाता है 75 या 66% पे, और फुल कंडीशन में वो 100% पे होता है। तो यहाँ पर 25% दिखा रहा है, ये मिनिमम कैपेसिटी है। जब कभी भी कंप्रेसर स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है तो एकदम से लोड पे नहीं जाता है, 100% कैपेसिटी पे नहीं चलता है, क्योंकि इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको पता है कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा हाई एम्पियर लेता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए सबसे पहले वो चलता है 25% पे, फिर धीरे धीरे वो जाता है लोड की तरफ, फुल लोड की तरफ, यानी कि 25, 50, 75, 100 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे स्लाइडिंग वाल्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो सब जो 25% पे या 33% पे जो उसकी कंडीशन रहती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये इस तरीके से ऑयल जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये लोडिंग वाला कंडीशन है, या लोडिंग वाली कैपिलरी ट्यूब है जो कि ऑयल को ले जाके इस स्लाइडिंग वाल्व के चैम्बर में भेजेगी और इस स्प्रिंग को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी, जिससे कि स्लाइडिंग वाल्व आगे जाए। तो जब तक ये चैम्बर भर ना जाए या स्प्रिंग 25% के हिसाब से ऑयल इसके अंदर आ ना जाए, और आने के बाद वो इस वाल्व से होते हुए बाईपास हो जाता है, क्योंकि ये वाल्व ऑन है आपका या एनर्जाइज्ड है। तो यहाँ से होता हुआ इतना ऑयल यहाँ पहुँचा, और जितना ऑयल नहीं चाहिए या बाईपास होना है वो यहाँ से हो जाएगा। अभी ऊपर वाले जो सैनलॉर्ड वाल्व है वो अभी वर्किंग कंडीशन में ही है, वो ऑफ कंडीशन में, वहाँ से ऑयल जा नहीं सकता, या वहाँ पर अभी तक ऑयल पहुँचा है भी नहीं, वहाँ पर ऑयल अभी तक पहुँचा नहीं है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतनी स्लाइडिंग वाल्व की पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका लास्ट पोजीशन है, और यहाँ पर कम रेफ्रिजरेंट इंटर करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो रेफ्रिजरेंट है वो बाईपास कर दिया जाता है। तो अब हम 50% पे कंप्रेसर को लाएंगे। अब वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर कंट्रोलर को कमांड भेजी जाएगी। कंट्रोलर क्या करेगा, इस स्लाइडिंग वाल्व को या जो सैनलॉर्ड वाल्व का बंद या एनर्जाइज या डी एनर्जाइज करेगा। अब कौन सा एनर्जाइज होगा, कौन सा डी एनर्जाइज होगा, वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये वाला पहली कंडीशन में जब 25 या 33 चाहिए था तब ये ऑन था, ओके, बट अब ये बंद हो चुका है। ऊपर वाले पिछली कंडीशन में दोनों बंद थे, बट इसमें से एक ऑन हो गया है, एक बंद ही है। अब ऐसे में क्या होगा, तो यहाँ से जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी तो जा रही है, बट अब वो यहाँ से बाईपास नहीं हो रहा है नीचे वाले सैनलॉर्ड वाल्व से, जिससे कि
ऑयल की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मात्रा देखिएगा आप, अगर पहले वाले डायग्राम में आपने देखा था उसके हिसाब से यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी बढ़ चुकी है और ये अब इस वाली कैपिलरी से होते हुए बाईपास हो सकता है। तो जितना प्रेशर चाहिए वो इस चैम्बर में आ चुका है, बाकी इस तरह से बाईपास हो जाएगा। स्लाइडिंग वाल की पोजीशन और आगे बढ़ चुकी है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो अब जो रेफ्रिजरेंट बाईपास होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी। और आगे बढ़ते हैं। 75 या 66 पे क्या कंडीशन रहेगी, यहाँ आप देख सकते हैं ये तो बंद है ही। अब वो जो 50% वाला था वो भी बंद हो चुका है, अब ऑन हो जाएगा 75 या 66, जो भी सीक्वेंस रहेगा कंप्रेसर का उस हिसाब से ये वाला सैनलाइड वाल्व ऑन हो जाता है। और अब जो कंप्रेशर ऑयल का जो पाथ है कंप्रेसर के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर या इस चैम्बर के अंदर, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस वाली ट्यूब से ना होते हुए अब इस वाली ट्यूब से जाएगा ऑयल। तो जो ऑयल की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ चुकी है कंप्रेसर ये स्लाइडिंग वाल्व चैम्बर के अंदर, जिससे कि आपका स्लाइडिंग वाल्व और आगे की तरफ बढ़ चुका है। फुल लोड कंडीशन। अब ऐसे में क्या होता है, सारे वाल्व हो जाएंगे आपके डी एनर्जाइज्ड, यानी कि ये सब बंद हो जाएंगे। यहाँ पर सब बंद हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑयल इंटर करेगा और इसी के अंदर रहेगा स्टेबल कंडीशन में जब तक आपको फुल लोड की कंडीशन चाहिए। फुल लोड की कंडीशन में देखेंगे आप पूरा ऑयल और जो ये रिंग है या जो स्प्रिंग है सॉरी, वो प्रेस हो चुका है पूरा, जो भी इसकी डेड पोजीशन थी वहाँ पर आ चुका है वो। और स्लाइडिंग वाल पूरा जो हेलिकल स्क्रू है उसको कवर कर चुका है और ये कंडीशन है फुल लोड कंडीशन। अब यहाँ पर 100% पे आपका कंप्रेसर लोडिंग पे आ चुका है। तो ये आपने प्रोसेस देखी, ये लोडिंग पे आने वाली प्रोसेस है। 25 फिर उससे बड़ी 50, 75 फिर 100 पे आके ये रुक जाएगा अगर जितना भी इसको ज़रूरत है। और फिर जब आपका टारगेट अचीव कर लिया जाएगा पानी का सेट पॉइंट जो भी है, उसके बाद वापस ही ये सीक्वेंस उल्टे की तरफ चलेगा। 100 से 75, 75 से फिर वापस जाएगा आपका 50 की तरफ, 50 से 33 की तरफ। चलिए आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रिलेशन दिखाया गया है चिलर वाटर टेम्परेचर और टाइम के बीच, और इसके बीच जितने भी सेट पॉइंट और जो सीक्वेंस हैं, स्टेप्स हैं सैनलाइड वाल्व्स वाले, उसके बीच में रिलेशन दिखाया गया है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये चिल्ड वाटर टेम्परेचर की है, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर कम होता जाएगा पानी का। इस साइड में टाइम बढ़ेगा, इस साइड में टाइम कम होगा, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम के ड्यूरेशन को दिखाती है। ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये पानी के टेम्परेचर को शो कर रहा है, यानी कि नीचे को जा रहा है तो कम हो रहा है पानी का टेम्परेचर, टाइम के साथ कम हो रहा है। सो ये पोजीशन स्टार्ट पोजीशन है, ये स्टॉप पोजीशन है। और बीच में अब अगर आप देखेंगे ये कंडीशन, ये एक जो चैम्बर है और ये एक जो चैम्बर है, उसके बाद अगर मैं ये दिखाऊं, ये एक जो चैम्बर है, ये सब वो स्टेबल कंडीशन दिखाते हैं या वो कंडीशन दिखाते हैं जहाँ पर एक स्टेप वर्क कर रहा है, चाहे वो 75 हो, 100 हो या फिर 50% पे हो या मिनिमम कंडीशन 25 हो, वो सारे ग्राफ दिखा रहा है या प्लॉट दिखा रहा है वहाँ पर। चलिए एक एक करके समझते हैं। और इस साइड पे जो है यहाँ पर ये सेट पॉइंट है, ये आपका मेन सेट पॉइंट टारगेट है। मान लो आपने 45 रखा है तो ये वो 45 टारगेट है। तो इसके आगे यानी कि इसके ऊपर और नीचे एक एक प्लस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट रखा जाता है, उसको कहते हैं टारगेट जोन। मान लीजिए आपने यहाँ पर 45 रखा है अपना टारगेट, इससे ऊपर एक +1 आपको रखना पड़ेगा, इससे नीचे एक -1 आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टार्ट कंडीशन है, तो आपको मैंने बताया था जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होता है वो 1 to 3 मिनट का एक डिले रहता है, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ 25% पे या जो सीक्वेंस रहेगा 25 का या 33 का उस पर रन करेगा। स्टार्टिंग में एकदम से फुल लोड पे नहीं जाता है, तो वो उसमें रन करेगा। अगर सेट पॉइंट की ज़रूरत है, सेट पॉइंट अचीव नहीं हुआ है या काफ़ी दूर है, तो वो जो कंप्रेसर है वो सीक्वेंस वाइज स्टेप्स बढ़ाता जाएगा और कंप्रेसर लोड की तरफ बढ़ता रहेगा, लोडिंग की तरफ बढ़ता रहेगा। ये 25 वाली कंडीशन है या 33 वाली कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे ये 50% वाली कंडीशन है, जहाँ पर 50% पे कंप्रेसर रन कर रहा है। अगर उसके बाद देखें हम, ये 75 वाली कंडीशन है, ये 75 वाली कंडीशन है। देन ये 100% वाली कंडीशन है या उसका प्लॉट दिखा रहा है। तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा और घटता रहेगा, लोडिंग और अनलोडिंग होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है
कि यहाँ पर जो टेम्परेचर अचीव हो रहा है धीरे 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 करके, ये पानी का टेम्परेचर डाउन जा रहा है, ये पॉइंट है जहाँ पर, और एक ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा एक स्टेबल लाइन दिख रही है, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो यहाँ पर वो है स्टेबल कंडीशन, यानी कि होल्ड पे जा चुका है चिलर। यहाँ से यहाँ तक ये एक ही स्टेप में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ 50 या 66% पे रन करेगा पानी के टेम्परेचर को अचीव करने के लिए। और जैसे ही पानी का टेम्परेचर अचीव हुआ, ये पॉइंट हुआ, आप देख सकते हैं ये टारगेट है, ये टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करते ही यहाँ आपका जो कंप्रेसर है वो ऑफ वाली कंडीशन में या स्टॉप वाली कंडीशन में जाने लगा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब कभी भी कंप्रेसर स्टार्ट होता है या ऑफ होता है तो वो स्टार्टिंग पोजीशन पे भी मिनिमम कंडीशन में चलता है और स्टॉप पोजीशन पे भी वो मिनिमम कंडीशन पे चलता है। कंटिन्यूअस कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में अभी तक मैंने जो आपको बताया वो था 3 स्टेप या 4 स्टेप कैपेसिटी कंट्रोल, जहाँ पर आपको जो कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट की कंप्रेशन परसेंटेज है या कैपेसिटी है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करी थी, जिसमें एक में वो 25 पे चलेगा, एक में 50, 75 या जो सैनलॉइड वॉल्स है उनके थ्रू डिवाइड कर दी गई थी। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, या तो मिनिमम कंडीशन में या तो सीधे 100 पोजीशन पे, इसमें बीच में कोई भी पार्ट नहीं है 50, 75 या 35 वाला, इसमें या तो 0 या तो सीधे 100%। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सेम यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट तो सेम ही रहने वाले सारे, बट जो कैपिलरी ट्यूब है वो कम हो जाती है इसमें, क्योंकि इसमें 2 ही सैनलॉइड वॉल्स की ज़रूरत है, जिससे कि एक ये पार्ट लोडिंग का रहने वाला है जो कि ऑयल को सेंड करेगा, और एक ये पार्ट रहने वाला है जो कि अनलोड करेगा, यानी कि ऑयल को बाईपास कर देगा। तो इसमें 2 कंडीशन है, या तो आप इस्तेमाल करिए एनसी का या तो एनओ का। ओके, ये ऑप्शन में है और वैसे स्टैंडर्ड ये होता है, ज़्यादातर ये यूज़ करा जाता है। पहले एक को समझा देता हूँ, दूसरा आप आसानी से समझ जाएंगे। तो लोडिंग कंडीशन में क्या होता है, ये लोडिंग कंडीशन है, ये अनलोडिंग कंडीशन है, सेम एज लोडिंग अनलोडिंग, ये भी आपको ध्यान देना है। मान लीजिए ये एनसी है, एनसी क्या होता है, नॉर्मली क्लोज कंडीशन, अगर इसको एनर्जी नहीं दी गई है कॉइल को तो ये क्या रहेगा, बंद रहेगा इसी कंडीशन में, और जैसे इसको एनर्जी दे दी जाएगी ये क्या हो जाएगा, एनसी से हो जाएगा एनओ, यानी कि एनसी बदल जाएगा एनओ में, एनओ बदल जाता है एनसी में। जो नॉर्मली क्लोज्ड है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर एनसी की बात हो रही है, तो यहाँ लिखा है व्हेन एनसी सैनलॉइड वॉल्व 2 इज एनर्जाइज्ड, जब इसको हम एनर्जाइज कर देंगे, ये वाला पोर्ट जहाँ से ऑयल इंटर कर रहा है, तो ये जब एनर्जाइज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एनसी से एनओ हो जाएगा। तो एनओ जैसे ही होगा ऑयल इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑयल इंजेक्ट होगा तो स्लाइडिंग वाल आगे की तरफ जाएगा, जितना इसको जाना है, जितना इसका प्रेशर ऑयल का पीछे से उतना वो आगे की तरफ जाएगा। और बाकी क्या होगा, अगर ये वाल खुला होगा तो वो बाईपास हो जाएगा, बट ऐसी लोडिंग कंडीशन में ये बाईपास नहीं होगा। लोडिंग कंडीशन में ये ऑफ कंडीशन में रहने वाला है, यानी कि इसको एनर्जी नहीं दी जाएगी, एक को एनर्जी दी जाएगी एक को नहीं दी जाएगी, जिससे कि ये ऑयल बाईपास नहीं हो पाएगा और ये ऑयल इसी में होल्ड रहेगा और स्लाइड वाल इस कंडीशन में रहने वाला है जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता। अनलोड की कंडीशन में क्या होगा, अनलोड कंडीशन में आप देख सकते हैं, अनलोड कंडीशन में यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, ये ऑफ हो चुका है, उल्टा हो गया, पहले ये ऑन था ये ऑफ था, बट अब इस कंडीशन में अनलोड कंडीशन में ये ऑफ हो गया जहाँ से ऑयल इंटर हो रहा है। अब ऑयल इंटर नहीं होगा, ऑयल इंटर नहीं होगा तो जो ऑयल है वो इस सैनलॉइड वॉल्व के थ्रू बाईपास हो जाएगा और ये स्लाइडिंग वाल पीछे की तरफ आ जाएगा और ये अनलोडिंग की कंडीशन में आ जाएगा। तो जहाँ पर एनसी कॉइल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब देखते हैं जहाँ पर हम एक एनसी कॉइल का और एक एनओ कॉइल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं। अगर ऐसा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है तब कैसा लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं, सेम रहने वाला है, बट यहाँ पर जो एक कॉइल है वो एक एनओ हो जाएगी और एक हो जाएगी एनसी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये है एनसी और ये है एनओ। ठीक है, तो एनओ यानी कि जो नॉर्मली ओपन रहेगी, जब उसको एनर्जी नहीं दी जाती तो वो ओपन कंडीशन में रहती है, और एनसी क्या होता है, जब नहीं एनर्जी दी जाती है एनसी में तो वो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में रहती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है व्हेन बोथ एनओ सैनलॉइड वॉल्व 2 एंड एनसी सैनलॉइड वॉल्व 1 आर नॉट एनर्जाइज्ड, यानी कि जब इन दोनों कॉइल को हम ऑफ कंडीशन में रखेंगे, हम इनको एनर्जाइज नहीं करेंगे, तब क्या रहेगा, तो ये तो नॉर्मली ओपन है, जब तक इसको एनर्जी नहीं दी जाएगी तब तक ये एनसी में नहीं बदलेगी, यानी कि यहाँ से ऑयल जा सकता है यहाँ पे और इस चैम्बर में ऑयल पहुँचेगा,
बट यहाँ से बाईपास नहीं होगा क्योंकि एनसी को आपने एनर्जी नहीं दी है, तो ये ऑफ कंडीशन में है, तो ये लोड कंडीशन में या कंप्रेशर रनिंग कंडीशन में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अनलोडिंग के कॉन्सेप्ट की। तो अनलोडिंग में क्या होने वाला है, when both NO solenoid valve 2 and NC solenoid valve 1 are energized। तो ऊपर लोडिंग वाली कंडीशन में हमने दोनों को ऑफ रखा था, अब यहाँ पर हमने दोनों को ऑन कर दिया। अब यहाँ देखिए हमने इन दोनों को ऑन रखा है, तो ये जो NC था वो NO हो गया है, अब जो NO था वो NC में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से ऑयल एंटर नहीं कर सकता है और यहाँ से ऑयल बाईपास हो जाएगा क्योंकि ये ऑन हो चुका है या NO हो चुका है। यहाँ से ऑयल आसानी से बाहर निकल सकता है या बाईपास हो जाएगा और यहाँ से ऑयल इंटर नहीं कर पाएगा, जिससे कि जो ये स्लाइडिंग वाल्व है ये इस तरफ मूव करने लगेगा। और जो ऊपर मैंने आपको दिखाया नहीं, शायद मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ जो था यहाँ पर ये स्लाइडिंग वाल्व ऑयल के प्रेशर की वजह से इस साइड मूव कर रहा था क्योंकि यहाँ से ऑयल जा रहा था बट बाईपास नहीं हो रहा था, इसलिए यह स्लाइडिंग कर रहा था इस साइड पे। और इसी के अपोजिट साइड यहाँ पर ये वापस से इस कंडीशन में आ जाएगा और अनलोड होने लगेगा आपका कंप्रेशर। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और कंडीशन है जिसको आप स्टेबल या होल्डिंग कंडीशन कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक सेट पॉइंट जो चिलर का वाटर टेम्परेचर है उस सेट पॉइंट तक आपका टेम्परेचर नहीं आ जाता है तो एक कंडीशन में कंप्रेशर होल्ड पे रहता है या एक कंडीशन में स्टेबल हो जाता है जब तक टारगेट अचीव नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो इसमें दोनों एनसी है, मैंने आपको जैसे बताया कॉइल। तो यहाँ पर दिखा रखा है एनसी में व्हेन बोथ एनसी सोलेनॉइड वाल्व 2 एंड एनसी सोलेनॉइड 1 आर नॉट एनर्जाइज्ड, यानी कि दोनों ऑफ कंडीशन में रहेंगे, दोनों को एनर्जी नहीं दी जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से ना ऑयल अंदर जा पाएगा ना यहाँ से बाईपास हो पाएगा, ऑयल इसी के अंदर स्टक रहेगा जिससे कि ये इसको होल्ड करके रखेगा। ये फुल लोड पे है और ये होल्ड कंडीशन में है। और सेम इसी के अपोजिट देख लेते हैं। तो इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ एक एनओ है और एक एनसी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक ऑफ कंडीशन में है, एक ऑन कंडीशन में। एनओ सोलेनॉइड वाल्व 2 इज एनर्जाइज्ड बट एनसी सोलेनॉइड वाल्व 1 इज नॉट एनर्जाइज्ड। ये आपका एनर्जाइज्ड नहीं है, ये एनर्जाइज्ड है। तो ऐसे में ऑयल इसके अंदर जाएगा बट बाईपास नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में और ये होल्ड कंडीशन में रहेगा। ऑयल का प्रेशर स्प्रिंग को आगे की तरफ दबा के रखेगा और ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा या होल्ड कंडीशन में रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। लोडिंग, अनलोडिंग और स्टेबल तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब एक और लास्ट डायग्राम देख लेते हैं या ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये भी एक ग्राफ है, चार्ट है, जहाँ पर ऊपर की तरफ टेम्परेचर का ये जो वाई एक्सिस है ये टेम्परेचर के लिए, चिलर वाटर टेम्परेचर, और ये एक्स एक्सिस पे आपका टाइम का दिखा रखा है, ये टाइम के लिए है, टाइम ड्यूरेशन के लिए। और जो ये यू एल एस यू आप देख पा रहे हैं, यू एल एस यू एस, ये सब चीज़ें जो ये लेटर्स हैं ये आपके डिनोट करते हैं। यू मतलब अनलोडिंग, एल मतलब स्टेबल या होल्डिंग कंडीशन जो कि मैंने अभी तीनों ऊपर दिखाई थी आपको, और एल मतलब लोडिंग कंडीशन। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टॉप पॉइंट है, और ये आपका, ये अगर आप देखेंगे ये आपका वाटर टेम्परेचर है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये सब हो रहा है लोडिंग, अनलोडिंग और स्टेबल की वजह से। और ये सेट पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था टारगेट जोन होता है, ये टारगेट जोन है, ये टारगेट पॉइंट है, या जो टारगेट जोन होता है टारगेट पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे रखा जाता है, प्लस माइनस, और उसी के हिसाब से ये टारगेट अचीव किया जाता है। 1 से 3 मिनट तक क्या होगा, वो अनलोड कंडीशन में, यहाँ 60 to 90 सेकेंड अनलोड कंडीशन में रहेगा। स्टार्टिंग में वो मिनिमम, और जब वो बंद होने जाएगा कंप्रेशर तब भी मिनिमम कंडीशन में चलता है, जो उसकी कैपेसिटी रहेगी मिनिमम। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और ये जितने भी प्लॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये स्टेबल का प्लॉट है जहाँ पर कंप्रेशर इतनी देर तक स्टेबल रहेगा, इतनी देर तक स्टेबल रहेगा। सेम एज अगर अब मैं यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पर इतनी देर तक अनलोड रहेगा, यहाँ पर इतनी देर तक लोडिंग रहेगा। तो ये प्लॉट हैं सारे। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और काफ़ी डिटेल में डिकोड किया है मैंने यहाँ पर। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें छूट चुकी हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियोस या मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक लाइक करना है, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।